हाल ही में जोली LLB 3 रिलीज हुई है और इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हमें दोनों जोली मिश्रा और त्यागी को एक ही कोर्ट ड्रामा में आमने सामने देखने का मौका मिलता है। पहली दो फिल्मों की खासियत थी उनका शानदार मिक्सचर, एक तरफ सामाजिक मुद्दा और दूसरी तरफ मजेदार कॉमेडी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी ज्यादा सीरियस ट्रैक पर रखी गई है। हाँ, कॉमेडी है लेकिन मसाला थोड़ा कम है, मगर जो भी मजाकिया पल डाले गए हैं वो दर्शकों को जोड़ कर रखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक दर्दनाक सीन से। एक किसान जिसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली जाती है, मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। यहाँ एंट्री होती है बिजनेस टाइकून और सरकार की मिलीभगत की, जो किसानों की जमीन छीनकर अपने प्रोजेक्ट से मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। सबसे बड़ा शिकार बनते हैं वही भोले भाले किसान जिनकी मेहनत और जमीन दोनों उससे छीन ली जाती है। अब आते हैं हमारे जॉली मिश्रा, जो हमेशा की तरह वो एक अनोखा केस उठाते हैं और चुटकी बजाते ही जीत भी जाता है। लेकिन यहाँ गड़बड़ होती है। असल में जिस केस को मिश्रा लड़ रहा था वो दरअसल जोली त्यागी का केस था, और क्योंकि दोनों ही जोली नाम से मशहूर हैं, तो असली नकली की पहचान कर पाना किसी के लिए आसान नहीं है। जब ये बात त्यागी को पता चलती है तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ जाती है, लेकिन आखिरकार समझौता ये होता है कि मिश्रा जीते हुए केस के पैसे आधे आधे बांट देगा। कहानी यहीं से मजेदार मोड़ लेती है। अब त्यागी की मुलाकात होती है जानकी यादव से, जो एक NGO की लीडर थी और किसानों को प्रोटेस्ट में मदद कर रही थी। जानकी त्यागी से कहती है कि वो 40 किसानों का केस उठाए ताकि वो उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद कर सके। इधर त्यागी हामी भर देता है और अगले दिन मिलने का वादा करता है, लेकिन अगले दिन सारा प्लान उल्टा पड़ जाता है। वे 40 किसान त्यागी के पास जाने की बजाय मिश्रा के पास पहुंच जाते हैं। अब मिश्रा का हाल देखने लायक था। पहले तो जोश जोश में सबको मदद का भरोसा दिला दिया, लेकिन जब असलियत सामने आई तो जेब खाली है तो माथा पकड़कर रोने लगा। उधर त्यागी मिश्रा की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तभी एक नया ट्विस्ट आता है। त्यागी की पत्नी एक औरत को उनके पास भेजती है जो पैसों की मदद चाहती थी, लेकिन त्यागी भी चालाकी में कम नहीं था। वो उस औरत को मिश्रा के पास धकेल देता है और बेचारा मिश्रा, ऊपर से किसान और अब ये नया झंझट, हालत और खराब। अब बेचारा जोली मिश्रा तो वैसे ही पैसों की कमी से परेशान था, ऊपर से जब वो औरत उसके पास मदद मांगने आई तो उसने साफ कह दिया, मैडम मेरे पास तो खुद चाय पीने तक के पैसे नहीं है, आप किसी और को देखिए। मगर कहानी का असली झटका यही था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसी किसान की पत्नी थी जिसने फिल्म की शुरुआत में जमीन छीने जाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। दोनों जोली अपने अपने घर लौट आते हैं, पर दोनों की जिंदगी पटरी से उतरी हुई थी। एक तरफ मिश्रा जो हर वक्त पैसों के पीछे भाग रहा था ताकि घर चला सके, दूसरी तरफ त्यागी जिसकी बीवी उससे खफा थी क्योंकि वो लोगों की मदद करने के बजाय सिर्फ पैसों का हिसाब किताब देख रहा था। इसी बीच वही औरत एक बार फिर सामने आती है, इस बार सीधा जोली त्यागी के घर। यहाँ त्यागी की पत्नी आग बबूला हो जाती है, तुम वकील होकर एक बेचारी औरत की मदद नहीं कर सकते, अगर तुमने इसका केस नहीं लिया तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब भला औरत की नाराजगी कौन झेल सकता है। मजबूरी में जोली त्यागी वो केस उठा ही लेता है। यही होती है असली एंट्री सुंदर लाल त्रिपाठी की, यानी वही जज जो अपने अनोखी हरकतों और चुटकुलों से पिछले दोनों पार्ट्स में पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर चुके थे। इस बार भी जैसे ही केस उनके सामने पेश होता है, हॉल में हलचल मच जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये निकलता है कि सामने विपक्षी वकील कोई और नहीं बल्कि जोली मिश्रा खड़े होते हैं। अब त्रिपाठी जी की हालत देखने लायक थी। अरे एक जोली को तो संभाल नहीं पाता, अब ये दो जोली एक साथ आ गए और वो हड़बड़ी में केस की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। उधर असली विलन की एंट्री होती है हरी भाई। ये वही बिजनेसमैन है जो भारत को डेवलप करने की बातें करता है, मगर अंदर से उसकी नीयत इतनी काली है कि किसानों की जमीन जबरन हड़प लेता है। उसे खबर लगती है कि उसका केस कोई बड़ा हाई प्रोफाइल वकील नहीं बल्कि ये छोटा मोटा जोली मिश्रा देख रहा है। हरी भाई खुश था क्योंकि छोटे वकील का मतलब था कम मीडिया हंगामा और आसानी से केस दबा देना। फिर आती है अगली सुनवाई। त्यागी अपने तर्कों में जोर शोर से किसान राजाराम की कहानी रखते हैं, कैसे उसकी जमीन छीनी गई, कैसे वो दरबदर हुआ और कैसे हरी भाई जैसे लोग गरीबों को लूट रहे हैं। कोर्टरूम एकदम भावुक माहौल में डूब जाता है, मगर जैसे ही मिश्रा की बारी आती है वो पूरा खेल पलट देता है। बड़ी चालाकी से कहते हैं अगर हरी भाई सच में जालिम होते तो सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि हजारों किसान उनके खिलाफ खड़े होते। यहाँ तो मामला ही उल्टा है, ये केस असली नहीं सिर्फ एक फर्जी प्रोपोगेंडा है। जज त्रिपाठी जो पहले ही इन दोनों जोली के झगड़ों से थक चुके थे, तुरंत केस बंद कर देते हैं। इस तरह जोली त्यागी अपनी कोशिशों के बावजूद किसान की विधवा को इंसाफ नहीं दिला पाते। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो औरत मिश्रा से नाराज होने के बावजूद उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखती है।
इधर जोली मिश्रा की किस्मत ही चमक उठी थी। केस क्लोज करवाने के बाद उसे न सिर्फ ढेरों पैसे मिले बल्कि हरी भाई ने उसे अपना पर्सनल लॉयर भी बना लिया। मिश्रा घर लौटा तो जैसे लॉटरी लगने की खुशी चेहरे से झलक रही थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसके सामने वही औरत खड़ी मिलती है जो मानो उसका इंतजार कर रही थी। मिश्रा और उसकी पत्नी उसे समझाते हैं, अब आप वापस चली जाइए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मगर औरत का जवाब सुनकर दोनों सुन रह जाते हैं। वो कहती है, मेरे पास अब लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। और यहीं से असली सच्चाई फ्लैशबैक में सामने आती है। असल में जब हैरी भाई को राजा राम की आत्महत्या के बारे में पता चला तो वो खुद उसकी बीवी के घर गए। प्लान ये था कि वो उसे पैसे थमाकर चुप करा देगा, मगर राजा राम की बीवी ने वो पैसे उसके सामने ही फाड़कर जमीन पर फेंक दिए और उनकी बेइज्जती कर दी। हरी भाई इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में उन्होंने मीडिया के सामने बयान दे दिया, राजा राम ने जमीन की वजह से नहीं बल्कि अपनी बहू के साथ अवैध संबंधों की शर्मिंदगी में खुदकुशी की है। ये बात राजा राम की बहू के लिए मौत का फरमान साबित होती है। बदनामी झेल न पाने के कारण उसने भी आत्महत्या कर ली। यही वजह थी कि वो औरत कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी, अपने पति और बहू दोनों के लिए इंसाफ मांगने। अब तक मिश्रा हरी भाई की चमचागिरी में मस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस औरत का असली दर्द सुना उसका दिल पसीज गया। वो फौरन हरी भाई के सारे ऑफर ठुकरा देते हैं और वादा करते हैं, अब मैं ही आपको कोर्ट में इंसाफ दिलाऊंगा। यही एंट्री होती है एडवोकेट जावेद की। हरी भाई अब इतने चालाक हो चुके थे कि उन्होंने अपने केस भारत के टॉप लॉयर जावेद को सौंप दिया। लेकिन मजा तो तब शुरू हुआ जब दोनों जोड़ी यानी मिश्रा और त्यागी ये ठान लेते हैं कि वही इस केस को संभालेंगे। कोर्ट से बाहर उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर दोनों की मारामारी की वीडियो वायरल हो जाती है। इस इज्जत के चक्कर में मिश्रा थोड़ा पीछे हट जाते हैं और मामला पूरी तरह त्यागी के हाथ में चला जाता है। कोर्टरूम में जावेद अपनी चालाकियों से केस को एक झटके में खत्म करने की कोशिश करता है। वो सबूत पेश करता है कि राजा राम की जमीन वाली जगह के 2 हिस्से थे और वहाँ जो 40 किसान खड़े हैं उनका राजा राम के केस से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में केस लगभग कैंसिल होने की कगार पर पहुंच चुका था। मगर जब त्यागी अपनी दलील से बाजी पलटने की कोशिश करते हैं, वो जज त्रिपाठी से रिक्वेस्ट करते हैं, माय लॉर्ड, इन 40 किसानों का इस केस से नाता जरूर है, इन्हें लोकल स्तर पर कोई मदद नहीं मिली, इसलिए ये कोर्ट का सहारा लेने आए हैं। मुझे बस एक दिन का वक्त दीजिए ताकि मैं इसे साबित कर सकूं। दूसरी तरफ दोनों जोली की पत्नियां ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर उस किसान की विधवा को इंसाफ दिलाना है तो दोनों जोली को अपने गिले शिकवे भूलकर एक साथ आना होगा। और सच में मजबूरी में ही सही, दोनों जोली एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अब कहानी गांव की तरफ बढ़ती है। यहाँ हरी भाई और उसके मंत्री लोग परेशान थे क्योंकि गांव वाले अपनी जमीन छोड़ने से साफ मना कर चुके थे। हरी भाई ने नया खेल रचा, ग्राम पंचायतों को खरीद कर गाँव वालों को अल्टीमेटम देने का, और अगर फिर भी वो ना माने तो उन्हें हिंसा के जरिए गांव से बाहर फेंक देना। लेकिन तभी दोनों जोली गांव पहुंचते हैं। मिश्रा अपनी मीठी मीठी बातों से सबको समझाता है कि अगर उन्होंने गुस्से में हिंसा की तो पुलिस और सरकार इसका फायदा उठाकर उन्हें ही आरोपी बना देगी। गांव वाले शांति से बैठे रहते हैं, मगर ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। पंचायत का लीडर हरी भाई का पालतू दूर से स्नाइपर लगवाकर सीधे डीएम ऑफिसर को गोली मरवा देता है और बस पुलिस को बहाना मिल जाता है गांव वालों पर हमला करने का। पूरा गांव खून खराबे में डूब जाता है। मिश्रा को भागते भागते वही स्नाइपर दिखता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी कोई और उस स्नाइपर को मार गिराता है। सारी मेहनत बेकार हो जाती है। जब मिश्रा गांव लौटता है तो हर तरफ तबाही फैली होती है और वहाँ वो देखता है जोली त्यागी भी घायल पड़ा है। मिश्रा उसे किसी तरह अस्पताल पहुंचाता है और कसम खाता है कि अब वो ये केस अकेला लड़ेगा। अब आते हैं आखिरी कोर्टरूम ड्रामे पर। एडवोकेट जावेद हरी भाई की तरफ से बहस शुरू करते हैं। वो 2 लोगों को पेश करते हैं, जिनमें से एक रिसर्चर था। वो कहता है अगर किसान जमीन बेच दे तो उन्हें मोटा मुनाफा होगा। हरी भाई उनकी जमीन छीन नहीं रहे बल्कि उन्हें अमीर बना रहे हैं, और ऊपर से हरी भाई अपने 1500 करोड़ लगातार वहाँ इंडस्ट्री खड़ी करेंगे जिससे हजारों को रोजगार मिलेगा। पूरा कोर्ट हरी भाई की तारीफ सुनकर ठगा सा रह जाता है। लेकिन अब एंट्री होती है जोली मिश्रा की। वो सबसे पहले उस रिसर्चर को कटघरे में बुलाते हैं और खुलासा करते हैं, ये जनाब कोई ईमानदार रिसर्चर नहीं बल्कि हरी भाई के दलाल हैं। इनकी हर रिपोर्ट सिर्फ वही पॉजिटिव निकलती है जहां हरी भाई के प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी सच को तोड़ मरोड़ कर बेचा जाता है। इतना ही नहीं, मिश्रा ये भी साबित करते हैं कि हरी भाई अपने 1500 करोड़ का दावा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सारा पैसा बैंकों से लोन लिया गया है, यानी जनता का पैसा। और अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो नुकसान जनता का होगा, ना कि हरी भाई का। तभी असली मास्टर स्ट्रोक आता है। वही घायल डीएम कोर्ट में लाया जाता है जिस पर गोली चली थी। डीएम साफ साफ बयान देता है, गांव वालों पर हमले से लेकर जमीन छीनने तक हर साजिश में हरी भाई का ही हाथ था। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह जाता है। हरी भाई का खेल खत्म और फिर एंट्री होती है जोली त्यागी की। अस्पताल से ठीक होकर वो कोर्ट रूम पहुँचते हैं और अपनी दमदार और भावुक बातों से सबका दिल जीत लेते हैं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई इज्जत की है, हक की है।
और जब तक एक भी किसान जिंदा है उसकी मिट्टी कोई छीन नहीं सकता। कोर्ट तालियों से गूंज उठता है और यहाँ हरी भाई हार जाते हैं और दोनों जोली जो शुरू में एक दूसरे के दुश्मन थे इस बार साथ मिलकर इंसाफ दिलाते हैं। तो दोस्तों यही है जोली LLB 3 की कहानी। हाँ, कॉमेडी पहले जितनी जबरदस्त नहीं है लेकिन इमोशन, ड्रामा और दोनों जोली की जोड़ी देखने लायक है। इस बार भले हंसी थोड़ी कम हो मगर दिल छू लेने वाले मैसेज जरूर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक और धांसू कहानी के साथ।